किसी राज्य में तारा नाम की खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी को सुंदर सुंदर पक्षी पालने का बहुत शौक था। फिर एक दिन राजकुमारी तारा नगर के बाजार में घूम रही थी कि तभी उसे एक दुकान पर ढेर सारे सुंदर पक्षी दिखाई देते हैं। उन पक्षियों की सुंदरता देख राजकुमारी तारा उन पर मोहित हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी दुकान पर बैठी औरत को ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं से भरी एक थैली पकड़ाकर उससे सारे पक्षी खरीद लेती है। फिर महल जाकर राजकुमारी उन सभी पक्षियों को अपने कमरे में रखकर उन्हें पालना शुरू कर देती है। लेकिन फिर एक रात अचानक राजकुमारी के कमरे में एक चुड़ैल दाखिल हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल कमरे में मौजूद सभी पक्षियों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर जंगल में पहुंचने के बाद चुड़ैल उन सभी पक्षियों को आग में भूनकर उन्हें खा जाती है। दूसरी तरफ सुबह अपने कमरे से सारे पक्षियों को गायब देख राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे ये क्या, अचानक सारे पक्षी कहाँ चले गए? अपने पक्षी खो जाने से राजकुमारी बहुत दुखी होती है। फिर अगले दिन राजकुमारी बाजार में मौजूद उसी दुकान में पहुंच जाती है जहां से पिछली बार उसने पक्षी खरीदे थे। राजकुमारी इस बार भी दुकान में मौजूद सारे पक्षी खरीदकर अपने महल ले जाती है। इस बार मैं इन पक्षियों को खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं रात को कड़ा पहरा लगवा दूंगी। फिर राजकुमारी अपने कमरे में 2 दासियों को पहरे पर बैठा देती है। लेकिन रात होते ही वो चुड़ैल फिर से राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो जाती है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से कमरे में मौजूद दासियों को गहरी नींद में सुलाकर फिर से सारे पक्षी उठाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से अपने पक्षियों को गायब देख राजकुमारी तारा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपनी दोनों दासियों को डांटने लगती है। कल रात मैंने तुम दोनों को यहाँ पहरे पर बिठाया था, फिर तुम दोनों के रहते मेरे पक्षी कहाँ चले गए? हमारा यकीन करिए राजकुमारी जी, हमें कुछ नहीं पता। करीब आधी रात को ऐसा लगा कि हम पर किसी ने कोई जादू कर दिया है और थोड़ी ही देर में हम दोनों गहरी नींद में सो गए। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। दोनों दासियों की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य होता है। उसके बाद राजकुमारी फिर से बाजार की उसी दुकान पर पहुंचकर उस औरत से पक्षी खरीदने की बात करने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, दरअसल कल रात को मेरी दुकान के रखे सारे पक्षी चोरी हो गए, इसीलिए मैं आज आपको पक्षी नहीं दे सकती। तभी उस औरत के पास एक दुकान वाला आकर उसे बताता है कि रात को उसकी दुकान से भी सारे पक्षी चोरी हो गए। इस तरह पक्षी चोरी होने की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ी हैरत होती है। इसका मतलब कोई जानबूझकर पक्षियों को चुरा रहा है। आखिर वो कौन हो सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उसके बाद राजकुमारी परिदेश में रहने वाली अपनी सहेली सानिया परी को फोन करके महल बुला लेती है। फिर सानिया परी के आते ही राजकुमारी से पक्षियों की चोरी होने की बात बताकर दुखी हो जाती है। मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है तारा, मैं उस पक्षी चोर को पकड़ कर ही रहूंगी। उसके बाद सानिया परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहां एक सोने का जीता जागता तोता प्रकट कर उसे राजकुमारी के कमरे में रख देती है। रात होते ही हमें उस चोर के बारे में सब पता चल जाएगा। फिर करीब आधी रात को चुड़ैल चोरी छुपे राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो जाती है। तभी उसकी नजर सोने के तोते पर पड़ती है। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तोता तो पूरे सोने से बना है। जरूर ये बहुत ही खास तरह का तोता होगा। आज तो मैं इस तोते को बड़े मजे से तलकर खाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल उस तोते को उठाकर महल से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस तोते का शरीर विशाल रूप धारण कर लेता है। उसके बाद तोता चुड़ैल को अपने पंजों के नीचे दबाकर उसे चोंच मारने लगता है।
ये सब चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती और दर्द से मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय मर गई रे, कोई मुझे बचा, वरना ये तोता मुझे मार डालेगा। अरे कोई मुझे बचा लो। तभी वहाँ सानिया परी और राजकुमारी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये चुड़ैल पक्षियों को चुराकर अपनी साथ ले जाती थी। आज ये हमारे पकड़ में आ गई, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सानिया परी चुड़ैल को एक सुराही में बंद करके उसे अपने साथ ले जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद राजकुमारी फिर से बहुत सारे पंछी खरीदकर उन्हें पालने लगती है और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी शहर की एक बिल्डिंग में राधिका अपने छोटे भाई और माता पिता के साथ रहती थी। राधिका ने अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया था, जबकि उसका भाई स्कूल में पढ़ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद राधिका का जन्मदिन आ जाता है। दोनों भाई बहन खरीदारी करने बाजार चले जाते हैं। दूसरी तरफ राधिका के माता पिता घर पर उसके लिए केक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक गैस सिलेंडर फट जाता है और पूरे रसोई घर में आग लग जाती है। इस हादसे में उन दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ राधिका जब अपने भाई के साथ घर लौटती है तो अपने माता पिता की लाश देख उसके होश उड़ जाते हैं। इस बात से राधिका और उसका भाई बहुत दुखी होते हैं। फिर शाम को कुछ बिल्डिंग में रहने वाले लोग राधिका के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, ओ दीदी, हमारे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब हम इस फ्लैट का किराया कैसे देंगे? फ्लैट की मालकिन कमला आंटी तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। तुम तो जानती हो कमला आंटी कितने गुस्से वाली है। हाँ पिंटू, तो ठीक कहता है, मुझे इसी बात का डर है। इससे पहले कि कमला आंटी हमें बेइज्जत करके हमारे फ्लैट से बाहर निकालें, इससे पहले ही हमें यहाँ से फ्लैट छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दोनों भाई बहन अपना सामान बांधकर कमला के पास पहुँच जाते हैं। कमला आंटी, ये लीजिए फ्लैट की चाबी। हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम आपको किराया नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम दोनों आपका फ्लैट खाली करके जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगी। तुम दोनों आराम से मेरे घर पर रह सकते हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अचानक कमला का मीठा व्यवहार देख राधिका को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बहुत खुशी भी होती है। उसके बाद दोनों भाई बहन बिना किसी झिझक के फ्लैट में रहने लगते हैं। फिर एक रात करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। राधिका जैसे ही दरवाजा खोलती है कि सामने उसे कमला दिखाई देती है। क्या बात है आंटी, आप इतनी रात को यहाँ? क्या बताऊं बेटी, आज मैं सुनार की दुकान से गहने खरीदकर घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक गहनों की थैली कहीं गिर गई। इस वक्त रात हो गई है, मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। पिंटू जरा इधर आना। क्या हुआ दीदी? हमें आंटी के साथ बाहर जाना है। इनके गहनों की थैली कहीं खो गई है, उसी को ढूंढना है। और ठीक है दीदी, चलो चलते हैं। उसके बाद कमला दोनों भाई बहन को लेकर बाहर सड़क पर चली जाती है। धीरे धीरे कमला उन दोनों को लेकर पास के जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये क्या आंटी, हम तीनों तो जंगल में पहुंच गए। और दीदी मुझे डर लग रहा है, यहाँ चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं। हाँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है, चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। तभी कमला एक बड़ा सा चाकू निकाल लेती है। कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं जानबूझकर तुम दोनों को यहाँ लेकर आई हूँ। उसके बाद कमला दोनों भाई बहन को रस्सियों से बांधने लगती है। आंटी, आप हम दोनों को इस तरह रस्सियों से क्यों बांध रही हो? आखिर आप क्या करना चाहती हो? मैं यहाँ यक्षिनी की साधना करने आई हूँ। मुझे पता चला है कि 2 इंसानों को मारकर उनका खून यक्षिनी की मूर्ति को पिलाने से यक्षिनी प्रकट हो जाती है और हीरे मोतियों की बारिश करने लगती है। इसीलिए मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी।
आंटी, आप इस तरह अंधविश्वास बातों पर क्यों यकीन कर रही हो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें छोड़ दीजिए। खामोश हो जा लड़की, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं सारी तैयारी करके आई हूँ। उसके बाद कमला एक मिट्टी की मूर्ति निकालकर जमीन पर रख देती है और दोनों भाई बहन को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका देती है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ दीदी। उसके बाद कमला एक चाकू से दोनों की कलाइयों को काट देती है और उनका गिरता हुआ खून बड़े कटोरे में जमा करने लगती है। दोनों भाई बहन दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देख कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो छड़ी से उन दोनों की पिटाई करने लगती है। तभी अचानक उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? उन लोगों को देख राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगती, हमें बचाइए, ये बुरी औरत हम दोनों को जान से मारना चाहती है। राधिका की आवाज सुनकर वो सभी लोग फौरन वहां पहुंचकर कमला को पकड़ लेते हैं। उसके बाद दो लोग राधिका और उसके भाई को पेड़ से नीचे उतारकर उनके हाथों पर रुमाल बांध देते हैं। क्यों बेरहम औरत, आखिर तुम दोनों बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? तेरे इरादे क्या है? सच सच बोल, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये यक्षिनी को पकड़ने के लिए हम दोनों की बलि चढ़ा रही है। अच्छा तो ये बात है, इसकी जैसी अंधविश्वासी औरत के कारण समाज के मासूम लोगों की जान जाती है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, चलो इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, वही इसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद वो लोग कमला को पुलिस के हवाले कर देते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग राधिका और उसके भाई को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। इलाज के बाद दोनों भाई बहन पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। उधर पुलिस वाले कमला को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह कमला को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ समय बाद दोनों भाई बहन अपनी मौसी के यहाँ रहने चले जाते हैं।